नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो विवाद था वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि मीडिया की सुर्खियों से ये खबरें गायब हो गई हैं। कभी विकास की बात हो रही है, विकास दुबे की, और फिर कभी अमिताभ बच्चन के कोरोना की। लेकिन इस सब के बावजूद सच्चाई ये है कि लद्दाख में चीन भारत के जिस हिस्से में घुस आया था उसमें बहुत सारे हिस्सों में अभी भी बना हुआ है। पैंगोंग लेक इसमें से एक है जहां से वो पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा है या बहुत कम पीछे हटा है। 6-7 इलाकों में वो भारत में घुसा था, बहुत कम इलाकों से वो पीछे हटा है, ज़्यादातर इलाकों में बना हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया है वो और भी डिस्टर्ब करने वाला है। राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कल भारतीय सैनिकों से मिलने के बाद ये कहा कि चीन के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत कितनी सफल होगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। यानी इससे साफ लगता है कि चीन जो है वो जिद पर अड़ा हुआ है और भारत एक तरह से असहाय स्थिति में है। हमने आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार को। हरि जी यहाँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में यानी व्यक्तिगत तौर पर जो है इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। आपको पता ही है कि हरि जी भारत और चीन के संबंध और ख़ास तौर पे जो सीमा पर विवाद है उस पर गहरी नज़र रखते हैं, अपने अखबार के लिए भी उस पर काम करते रहते हैं और उसके साथ साथ जो उसकी बारीकियां हैं उसको समझते हैं। हरि जी, जो राजनाथ सिंह का बयान आया है वो हतोत्साहित करने वाला है। वो कह रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है पर बातचीत से कितना हल निकलेगा, क्या निकलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह अनिश्चय की स्थिति भारत सरकार में क्यों दिखाई दे रही है? दो बातें बड़ी स्पष्ट है राजनाथ सिंह जी के बयान से। एक उनके बयान में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी 1 इंच भी भूमि पे किसी को रहने नहीं देंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो 2 बातचीत चल रही हैं बड़ी गंभीरता के साथ चल रही हैं, बड़े लंबे लंबे डिस्कशन होते हैं, उस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा उसके बारे में अभी वो खुद भी आश्वस्त नहीं है कि भाई क्या नतीजा निकलेगा। हिंदुस्तान के हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजा हम एक ही चाहते हैं कि जो अप्रैल में LAC का स्टेटस था वो रेस्टोर हो जाए। जहां सेनाएं अप्रैल में चीन की थी वहां चीन की बैठे, जहां इंडिया की थी वहां इंडिया की बैठे, जहां इंडिया पेट्रोल करता था वहां इंडिया पेट्रोलिंग करें, जहां चाइना पेट्रोल करता था वो चाइना पेट्रोलिंग करें। हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये है। लेकिन अब जो ग्राउंड स्थिति दिख रही है उसमें उस स्थिति को आ पाना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्यों मुश्किल नज़र आ रहा है? कि चीज़ें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब 3.5 महीने इन चीज़ों को हो गए हैं। और इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पे कि LAC जो है आपकी वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जो कि मैप पे डेलिनेटेड हो, पिलर्स लगे हुए हो, वहाँ पे वो परसेप्शन पे डिपेंड करती है कि भाई आपका परसेप्शन क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है। और दूसरा ये कि आप कहाँ पेट्रोलिंग करते हो, हम कहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। अब चाइना उस पूरे अप्रैल से लेके मई तक के महीने तक जो है उसने उसको पुश कर दिया हमारी तरफ, वेस्टवर्ड उसको पूरी की पूरी LAC को पुश किया है। और वेस्टवर्ड LAC को पुश करने का मतलब है कि किसी जगह पर चाइना 2 किलोमीटर आगे आ गया, किसी पे 3 किलोमीटर, कहीं पे 18 किलोमीटर, कहीं पे 12 किलोमीटर तक भी। ये सिलसिला शुरू होता है डैम चौक से, और डैम चौक के बाद में गोगरा, फिर फिंगर हाइट्स, फिर उसके बाद में ये पैंगोंग त्सो लेक, उसके बाद में आपका गलवान वैली के बाद में ये अपना डेप्सोंग प्लेन्स, राइट। अब इन जगहों में जो सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारी पे जिस पे वो बैठे हुए हैं चाइनीज सैनिक, वो पैंगोंग लेक में है और अपना डेप्सोंग प्लेन्स में है। डेप्सोंग में तो बताते हैं कि तकरीबन 16, 17, 18 किलोमीटर तक अंदर है। और पैंगोंग में आप जानती हैं कि वो फिंगर 4 पे बैठे हुए। अब थोड़ा सा 4 से वो हटे हैं, लेकिन उसकी कीमत हमको भी चुकानी पड़ी कि हम लोग भी 4 से हटे हैं। और जो हमारी एक पोस्ट ITBP की पोस्ट थी 3 पर, उसको हमको छोड़ना पड़ा और हम अब 2 पे आ गए हैं। तो वो अगर 4 से पीछे हटे तो हमको भी हटना पड़ा वहाँ से। सिमिलरली गलवान वैली में हम लोग जो 14 पॉइंट तक, जिसको PP14 बोलते, तो वहाँ पे बैठे रहते थे या वहाँ पे पेट्रोलिंग करके आ जाते थे। अब हमको उससे 1.5 किलोमीटर पीछे जो गलवान वाई नाला बोलते हैं हम जिसको, वहाँ पे हमको आना पड़ा है। तो अब अभी तक सबसे इफेक्टिव डिसंगेजमेंट किसी स्पॉट पर हुआ है तो वो गलवान वैली में हुआ है। उसके अलावा जो बाकी जो स्पॉट्स हैं 5-6, उन पर कहीं बहुत इफेक्टिव हो नहीं पाया। थोड़ा हुआ, थिनिंग ट्रूप्स की हुई है, लेकिन अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं। अब इसको क्या तरीका हो, कैसे हो, 3-3, 4 बार ये अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर रैंक के लोग, कोर कमांडर रैंक के लोग बैठ चुके हैं और वो मीटिंग जो है 14, 15 घंटे तक चलती है। अब उसमें एक तो अच्छी बात नज़र आती है कि भी दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। वो हॉस्टिलिटी जो हमारी 15 जून को वहाँ पर हो गई थी, वो हॉस्टिलिटी आज नहीं है। उसमें थोड़ा सा तनाव का मोता दिख रहा है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ता दिख रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि साहब इसका
नतीजा क्या होगा इन बातचीत का ये मैं अभी नहीं कह सकता। अब देखना होगा ये कि भी कितनी पेशेंस इंडिया दिखा पाता है। कहीं ना कहीं अब कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात को कहने लगे, कहीं ना कहीं इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए कि मिलिट्री ऑप्शन भी उनका एक ऑप्शन है। जाहिर सी बात है कि मिलिट्री ऑप्शन एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है उसमें लगता नहीं है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है इसके लिए है। वैसे भी बहुत सारे संकट है, कोरोना को लेकर देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और युद्ध जो है एक और संकट को लेकर के आएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तेवर के साथ पहले बातचीत करते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौर में, या 2014 से पहले के उनके बयानों को देखें तो वो कहते थे कि चीन आके हमारी ज़मीन पर बैठ जाएगा, उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है। बड़ी बड़ी बातें की और उसके बाद चीन से अपने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपने संबंध, व्यक्तिगत संबंधों को भी ठीक करने की कोशिश की उन्होंने, और इस पूरी कोशिश में 18 बार तो उनसे मिल चुके हैं। लेकिन ये लगता है कि न तो उनका व्यक्तिगत करिश्मा जो है वो काम आ रहा है और ना ही भारतीय कूटनीति काम आ रही है। एक अटर फेल्योर दिखाई दे रहा है। जब 2017 में वो इस भूटान में आए थे उस वक्त भी कोई 90 दिनों में हमने सॉल्व कर लिया था, तो वो बातें अलग थी, 3 महीने के अंदर ख़त्म हो गई थी। हालांकि चीन को जो करना था, उनको जो सड़क बनानी थी वो तो बना ही दी, लेकिन जितना आगे बढ़े थे वो उससे थोड़ा पीछे चले गए। तो कुल मिलाकर के क्या लग रहा है कि हमारा कूटनीतिक तौर पर हम पूरी तरह से विफल हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि साहब 2014 के इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे और ये सब कहा जाता था, तो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बड़ी बड़ी बातें करना एक बिल्कुल अलग बात है और बॉर्डर में उस सिचुएशंस को डील करना बिल्कुल दोनों, मतलब दो अलग अलग बिल्कुल चीज़ें हैं। अब ये तो जो अपोजिशन में है आज की डेट में वही बातें इनको कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। कल ही राजीव गांधी ने एक टेप इशू किया 3.5 मिनट का, राहुल गांधी ने एक टेप इशू किया 3.5 मिनट का। उसमें जो बातें पहले मोदी साहब बोलते थे वो अब राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो ये तो रोल बदल जाते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन सब चीज़ों को कुछ भी कह देना, या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हम आगे भी जाएं, इन रियलिटी में भी पाकिस्तान को जब डील कर रहे थे आप बालाकोट से घर में घुस के मारेंगे, वो तेवर अब तो नहीं दिख रहे। अब तो एक बार भी उस जुमले का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब तो सिर्फ उन्होंने ये कहा गया, अपने जब मोदी साहब लद्दाख में गए तो उन्होंने कहा कि साहब एक्सपेंशनिज्म का ज़माना चला गया। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, भगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर। तो ये तेवर जो है परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं। पॉलिटिशियन के जो तेवर हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, वो कोई परमानेंट तेवर नहीं होते हैं। ये सब हैं। अब अगर पाकिस्तान से आप डील करेंगे तो अलग सिचुएशन होगी, चाइना से आपको डील करना पड़ रहा तो अलग सिचुएशन होगी। दूसरा जो आपने कहा कि हमारी कूटनीतिक जो है ये कूटनीतिक फेल है, कूटनीति की सफलता है, ये काफ़ी कुछ हद तक सही है। जो हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का ढर्रा बन गया था कि आप फॉरेन पॉलिसी को रिड्यूस कर दिया गया था, बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट आप करो, उसमें मतलब हज़ारों लोग आएँ, ताली बजाएं, जय जयकार हो रही है। फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे आके रिड्यूस हो गई थी। पिछले 6 साल में फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े अचीवमेंट हमको दिखते ही नहीं है, लेकिन कुछ फेल्यूर जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के वो बड़े साफ साफ दिख रहे हैं। जैसे कि हमारे अपने पड़ोसियों से जो तल्ख रिश्ते हैं, आज नेपाल से भी हमारे तल्ख रिश्ते हैं, भूटान से भी हमारे कोई बहुत अच्छे वो नहीं है जो 2014 से पहले थे। आपका श्रीलंका से आपके रिलेशनशिप उतने अच्छी, बांग्लादेश नाराज़ है आपसे, बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिलेशन थे 2015-16 तक, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश के रिश्तों में थोड़ा सा बिखराव आया है। और उस बिखराव का एक बड़ा कारण जो है ये उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो सारा का सारा उसकी ज्योग्राफी को अफेक्ट करता है बांग्लादेश की, तो इसलिए वो नाराज़ है आपसे। तो अब इस तरीके से आपके पाकिस्तान से तो आपकी परमानेंट एनिमोसिटी है ही है। बाकी ये कंट्रीज़ भी अगर आपसे नाराज़ हो रहे हैं, जो कि कभी मतलब एक ज़माने में नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है, आज भी है। भूटान जो है वो बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता था। श्रीलंका में आपने अपनी सेनाएं भेज के वहाँ पे अपना पीस का पूरा प्रोजेक्ट चलाया था, उसको हटाने के लिए LTTE को। तो अब वो रिश्ते अब नज़र नहीं आ रहे। अफगानिस्तान से आपने कल किया गई, अफगानिस्तान अब उतना अब इम्पोर्टेंस इंडिया को नहीं दे रहा। ईरान से अब दिखाई दे रहा है। ईरान ने धीमे धीमे जो है इंडिया पे क्वेश्चन खड़ा शुरू कर दिया है कि भाई वो चाबार पोर्ट में आप क्या कर पाओगे, रेल लाइन आप बना पाओगे नहीं बना पाओगे, आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं, आपके पास इतने संसाधन है कि नहीं। तो ये सारे के सारे जो बिखराव हैं फॉरेन पॉलिसी के, ये अब इस चाइना के मामले में साफ साफ हमको नज़र आ रहे हैं। और ये बिखराव कभी आसानी से संभलते दिख नहीं रहे हैं। अचीवमेंट कहाँ है? अब आप सोचिए कि साहब
अमेरिका से आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो गई है साहब। वो अमेरिका को चाहिए आपको अपने आर्म्स बेचने और उसको अपना पैसा चाहिए, ट्रांजैक्शनल नहीं, रिलेशनशिप लेकिन हो गया। इसमें मैं बीच में ये टोक करके ये कहना चाहूँगा कि जैसे रसिया, पहले सोवियत संघ और फिर बाद में रसिया के साथ जो हमारे संबंध थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि जो रसिया के साथ या सोवियत संघ के साथ हमारा जो हथियारों को लेकर के भी जो मामला था, ज़्यादातर मामलों में उन्होंने भारत में उत्पादन की छूट दे रखी थी। पहली खेप वो भेजते थे, बाद में भारत उसका उत्पादन करता था और जाहिर सी बात है कि उसके ज़रिए टेक्नोलॉजी हमारे पास आती थी। अमेरिका के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसमें टेक्नोलॉजी हमारे पास आने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही। तो अल्टीमेटली जो ये हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन में जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें भी जो है हम काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल पीछे छूट जाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे हम आर्म्स अमेरिका से बाई करते थे, वो ट्रेंड जो है वो यूरोप से और अमेरिका से नहीं हो पा रहा है। और अब चूंकि रशिया की टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे छूटती जा रही है और अमेरिका की, यूरोप की टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे चल रही है, तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको जो आर्म्स हैं, नई जनरेशन के आर्म्स जो हैं, किसी सदी के आर्म्स जो हैं, आपको अमेरिका और यूरोप से ही खरीदने पड़ेंगे। अब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे नहीं देंगे, क्या होगा, तो डील टू डील डिपेंड करेगा। लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल नहीं होती है कि किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो हमारे यहाँ करें। सिवाय इसके कि एक उन्होंने एयरक्राफ्ट के मामले में कहा है, अभी वो पता नहीं वो बनेगा कि नहीं बनेगा, जो फ्रांस के साथ हमने राफेल डील की है, वो उसमें कह रहे हैं, पर बहुत सारे सवालात हैं अभी होगा या नहीं। हाँ, मतलब जानते नहीं हैं हम ये लोग। जो है एक मुद्दा इस बीच से और भी उठ रहा है कि चीन ये चाहता है कि वो उसकी सीमा से हटने से पहले वो भारत से गुपचुप तरीके से बहुत सारा आर्थिक छूट ले ले। आर्थिक छूट से मतलब ये है कि वो एक तो वो चाहता है कि नेपाल और चीन के बीच जो रोड का उसका प्रोजेक्ट है, वो उस पर भारत जो है ढील दे। पाकिस्तान और लद्दाख और जो तिब्बत के बीच सड़क है उसको लेकर के भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी उसके एजेंडा में है। उसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजी है, कहीं कुल मिलाकर के वो कहीं ना कहीं से इन सब मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा छूट चाहता है। और उसके बाद शायद ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो शायद अप्रैल की स्थिति तक जाए या थोड़ा उससे आगे ही रह जाए। और चूँकि हमारे नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो एक बार बोला वो तो झूठ ही माना जाएगा कि जब उन्होंने कहा कि न तो हमारे क्षेत्र में कोई आया है न कोई है, तो वो भी झूठ साबित हुआ। तो क्या है, क्या ये लगता है कि ये एक उनकी सैनिक कूटनीति के साथ आर्थिक कूटनीति भी है? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ साफ नज़र आ रही है कि एशिया कॉन्टिनेंट में चीन अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करना चाहता है। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो भारत है। बाकी कोई उसको, चीन को उतना इफेक्टिवली चैलेंज नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे उसके चाइना से बॉर्डर हम शेयर करते हैं, एक लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, उस बॉर्डर पे हमारे डिस्प्यूट भी हैं। उसके अलावा अब इंडियन ओशन में भी कई तरह के, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स हैं हमारे उनके साथ में। तो अब वो चाइना एक सुपरमेसी अपनी स्टैब्लिश करना चाहता है। चाइना ये चाहता है कि भाई हिंदुस्तान अपने आप को छोटा भाई माने, हमको बड़ा भाई माने, तब हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होगा। इंडिया अभी उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। इंडिया उस स्थिति के लिए इसलिए तैयार नहीं कि इंडिया भी कोई छोटा मोटा देश नहीं। पॉपुलेशन वाइज हम लोग मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही हैं चाइना के। हो सकता है हम एक स्टेज में आके चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर दें। इकोनॉमी में हम जरूर चाइना से पीछे हैं। अब हिंदुस्तान की भी अपनी महत्वाकांक्षा है, इतना बड़ा देश है, हम चाहते हैं कि हमको यूएन में बराबरी का दर्जा मिले। हम लोग यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, जो 5 देशों का जो स्टेटस है वो हमको मिले। हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम लोग एक बढ़ती आर्थिक व्यवस्था है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग किसी का छोटा भाई बन के बैठना हमारे लिए उतना एक्सेप्टेबल होगा नहीं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये चलेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कोई 1-2 साल का नहीं है कि लंबे चलने वाला, डिकेड चलने वाला ये कॉन्फ्लिक्ट है। इतनी आसानी से रिजोल्व होने नहीं जा रहा। हो सकता है कहीं पे 1 कदम हम आगे, 1 कदम वो पीछे, कहीं पे वो 1-2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, ये सिचुएशन चलती रहेंगी। और ये जो सुपरमेसी का खेल है ये भी चलने वाला है, कभी 10-20 साल चलेगा। अब उस 10-20 साल में डिपेंड करता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को क्या डायरेक्शन देता है। अगर हमारी इकोनॉमी 8, 9, 10 की स्पीड से बढ़ती है और हम एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने के कगार पर आगे बढ़ते हैं, तब तो हम चाइना को ठीक से टक्कर दे पाएंगे। और अगर हमारी इकोनॉमी पीछे छूटती चली जाती है, हम लोग 3-4% की ग्रोथ रेट में ही मतलब अटके रहते हैं, डोमेस्टिक चीज़ों में उलझे रहते हैं, उसकी इकोनॉमी की रफ्तार को हम तेज़ी नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग पीछे छूटते चले जाएंगे। फिर आपके पास में दूसरा कोई चारा होगा नहीं, आपको चीन की सुपरमेसी को मानना होगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक कमज़ोर ताकत होंगे, चीन एक बहुत मजबूत ताकत होगी।
नहीं, तो अगर चीन की सुप्रीमेसी को हम मान लेते हैं तो एक तरह से हम अमेरिका और यूरोप से भी कट जाएंगे। अमेरिका और यूरोप का झुकाव भारत की तरफ अगर दिख रहा है तो सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि वो चीन का एक विकल्प इस हिस्से में, इस खित्ते में चाहते हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, भारत में आधारभूत सुविधाएं और मैन पावर और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो अगर वो चीन से शिफ्ट करते हैं, जैसा कि दिख रहा है, काफ़ी हद तक दिख रहा है, क्योंकि वो चीन से अब नाराज़ चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भविष्य में उनके लिए बड़ा थ्रेट चीन बन सकता है, तो बहुत सी चीज़ें उनकी हटेंगी वहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि भले ही वो वियतनाम की तरफ जाएं और भी छोटे छोटे देशों की तरफ जाएं, लेकिन जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सिर्फ भारत के पास है। और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है भारत में कुल मिलाकर के। अगर ये जो बीच में छिटपुट जो दंगे और मंदिर और ये सब नहीं अगर हम मान लें तो कुल मिलाकर के एक स्थिति है। लेकिन जो ये पिछले 6 साल में जो मोदी जी के आने के बाद हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में, चीन से तो क्या मतलब, चीन से तो सीमा का विवाद है इसलिए वो खुल जाता है कि पूरी दुनिया में हमारा जो पूरा दर्जा है वो संकुचित होता जा रहा है। और जो हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई राजनीतिक व्यवस्था दुनिया भर में स्वीकार करने की जो हमको हमारी तरफ जो ललक थी लोगों की, वो जो है उसमें भी कमी आ रही है। एक तरह से भारत पर एक सवाल खड़ा हो गया है यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे विकसित देशों में। 2004 से लेकर 2014 तक जो इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ की थी वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है, शायद IMF की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब इंडिया ने उन 10 सालों में 2005 से लेके 2015 तक 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से ऊपर किया। एक बड़ा अचीवमेंट था। 2015-16 के बाद से हमारी इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हो गई है और कई तरह की समस्याएं हमारे में, हमको एक इलिबरल सोसाइटी कहा जाने लगा है। हम लोग उतना खुलापन नहीं है, लिबरल विचारधारा पीछे छूटती जा रही है, इकोनॉमी में हम पीछे छूटते जा रहे हैं। कई तरह के सवाल लोगों ने हमारे ऊपर खड़े करना शुरू कर दिए। चाइना भी अगर ये सोचे कि भाई चाइना हमारे को फोर्स करे कि हम उसकी सुपरमेसी को माने, तो जो तरीका लेह लद्दाख में चाइना ने अपनाया वो तरीका बहुत माकूल और बहुत एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। उस तरीके से इंडिया उसकी सुपरमेसी को कभी नहीं मानेगा। इंडिया के पास में भी 13-14 लाख की सेनाएं हैं और सैनिक साजो सामान, नेवी का, एयरफोर्स का दुनिया भर का हमारे पास में है। लद्दाख में हम उनको टक्कर दे लेंगे, टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत उनसे पीछे छूट जाएंगे। उतना आसान नहीं होगा उसको यूनिलेटरली LAC को शिफ्ट करना, चाइना के पार्ट में भी उतना आसान नहीं होगा। और ये तरीका भी, चाइना अगर कोई सुपर पावर बनना चाहता है वर्ल्ड में, तो ये तरीका भी ठीक तरीका नहीं कि आप इस तरीके से कंट्रीज की बाउंड्रीज को शिफ्ट करें। ये चाइना को भी लेटर सूनर रियलाइज होएगा, हो सकता है होने लगा हो। और चाइना इस पर हमको लगता है कि चाइना इस पर अपने कदम पीछे हटाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपने कही कि भाई चाइना, अगर इंडिया चाइना की तरफ जाता है, चाइना की सुपरमेसी मान लेगा, तो यूरोप और अमेरिका दूर हट जाएंगे। कोई दूर नहीं हटने वाला। ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमी पे चलती हैं। आपका मार्केट कितना बड़ा है और आप दूसरे को क्या बिजनेस दे रहे हैं। अगर आप यूरोप को हम उनसे आम लगातार खरीद रहे हैं और हमसे कोई दूर नहीं छिटकेगा। और अगर हम अमेरिका से भी आर्म्स खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चाहे ना हो, लेकिन हम अमेरिका को मार्केट दे रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से दे रहे हैं, यूरोप को भी मार्केट दे रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत? वो तो उनको तो पैसा नहीं। तो आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी अगर इस रफ्तार से पीछे की तरफ जाती रहेगी तो खरीदेंगे कहाँ से? तो अब लाएंगे कहाँ? यही तो सवाल हमने कहा कि ये डिपेंड करेगा आपकी इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी की आगे आने वाले 10 साल में आपकी इकोनॉमी की शेप क्या रहती है। क्या आप 3-4-5% की ग्रोथ पेट करेंगे या इस ग्रोथ को बढ़ा के आप 8-9-10% की भी ले जाएंगे? अगर आप 8-9-10% की ग्रोथ पे ले जाएंगे और 10-15 साल उस ग्रोथ से चल लेगा, तो आपकी आवाज़ में ताकत होगी, दुनिया आपको सुनेगी। और अगर आप 3-4 मिनट करेंगे तो दुनिया क्या सुनेगी? आपको हिंदुस्तान में सुनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो लोग रोजगार आप दे नहीं पाएंगे, लोगों को आप खाने पीने को सामान नहीं दे पाएंगे। इस वक्त तो जो दिखाई दे रहा है कि इस साल और कम से कम अगला साल, ये दोनों 5% से भी 5% से भी नीचे रहेंगे। इस साल तो निगेटिव में ग्रोथ आपके रहने वाली है और ये मसला भी 2-3 साल के लिए ठप हो गया। 2-3 साल ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं, इंडिया उसमें पीछे छूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चीज़ें दिख रही है। मतलब इकोनॉमी का जो मिसमैनेज है, इसमें मसला सिर्फ कोरोना का ही नहीं है। क्या कोरोना से पहले इकोनॉमी का बड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी? पिछले 8 क्वार्टर में लगातार आपकी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होती चली जा रही थी। वो 8% से आप घटते आप 3-4 के बीच में आके खड़े हो गए थे। तो वो तब कहीं कोई कोरोना थोड़ी था। कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी का मिसमैनेजमेंट रहा होगा, कहीं ना कहीं आपने सही डिसीजन नहीं लिए होंगे, कहीं ना कहीं आप दूसरी चीज़ों में आप उलझ रहे हैं, इकोनॉमी को रफ्तार नहीं दे पा रहे हैं, आपने एक गलत तुगले
की फैसला लिया था नोटबंदी का, उसका असर 2-3 साल तक रहा, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया था। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप किस तरीके से लीडरशिप डिसीजन किस तरीके से लेती है, किस तरह के लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करती है, क्या वो लोग में इतनी समझ है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को रास्ता दे पाएँ, खे पाएँ। पर वो दें या नहीं दें, अब एक कुल मिलाकर के तो लगता तो यही है कि मोदी जी की लोकप्रियता जो है अपनी जगह बरकरार है। वो जो है उनकी लगातार जीत होती है, और जिन राज्यों में अगर वो जीत नहीं भी होती है तो अब तो बातें सामने आ गई है कि पैसे से जीत में बदल दिया जाता है। कर्नाटक में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, राजस्थान में चल रहा है खेल। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक स्थिति तो लगता है कि यही बरकरार रहेगी। और चाहे अब ये आगे देखना होगा। देखिए, लोगों को चाहिए अपनी रोजी रोटी, मकान, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, और हर पीढ़ी ये चाहती है कि वो अपने सामने अपनी अगली पीढ़ी को तरक्की करते हुए देखे। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे सामने तरक्की करे। अब अगर वो तरक्की नहीं कर पा रहा और उसके बावजूद भी मोदी होता रहेगा, कहीं ना कहीं मतलब उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू होंगे। इतना सिंपल है नहीं। ठीक है, एक आध इलेक्शन आप जीत लेते हैं, ऐसा नहीं कि देश में पहली बार हो रहा हो, पहले भी और स्टेट लेवल पे तो कई बार होता है कि दुनिया भर के मिसमैनेजमेंट के बावजूद भी जाति के आधार पर या और किसी आधार पर जो है स्टेट लीडर जीतते रहते हैं। यहाँ पे भी अभी एक धर्म का घोटा लगा हुआ है देश में। तो मतलब ये कि अब वो चीज़ों को कितना आगे तक ले जाएगा, और इकोनॉमी की स्थिति क्या ऐसी रहेगी, लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, लोगों के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेंगे, लोगों को अपनी रोजी रोटी नहीं मिलेगी, मकान नहीं मिलेंगे, हेल्थ नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो कहाँ तक बर्दाश्त करते रहेंगे चीज़ों। बहरहाल ये बहुत साफ हो गया है आपकी बातचीत से और आपने जो तथ्यों को सामने रखा उससे, कि कुल मिलाकर के एक सीमा का विवाद ही नहीं है, ये आर्थिक विवाद भी है। और भारत को अपनी ताकत को अगर दिखाना है तो सिर्फ सीमा पर ही नहीं, सीमा पर तो अभी हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम वहाँ दिखा भी लेते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। अंदर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी अपनी ये ताकत दिखानी पड़ेगी, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान, मोदी सरकार का ध्यान जो है अभी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर के दिखाई ये दे रहा है कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें गिर गई हैं वहाँ भी तोड़फोड़ करके सरकार बना ली जाए और अपना एक छत्र राज्य जो कायम किया जाए। हरी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर से वही लेह लद्दाख के मामले पर, कि क्या लगता है कि अगले 1-2 महीनों के भीतर चीन जो है वो जो LAC का भारतीय हिस्सा है उसको पूरी तरह से खाली करके चला जाएगा, या जो उनकी पुरानी नीति है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, यानी जहां वो 18 किलोमीटर आए हैं वहां से 8 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे और 10 किलोमीटर पर अपना कब्जा बना लेंगे, उस पर चलेंगे। देखिए, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और वहाँ पर रहने की स्थिति जो है वो अभी आप समझिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद में वहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि वहाँ रह पाना, उस लाइन पे रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना इतनी आसानी से तो खाली नहीं करने जा रहा। फोर्सेस की अगर आप तादाद देखें तो जो ये चेन मैं आपको बताया था, डेमचौक से लेके डेपसोंग तक, जो पूरा का पूरा लंबा 7-8 जगहों पे आपका इन्वेशन हुआ है, 25-30 हज़ार सैनिक चाइना ने लगाए। उतने हमारे भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बाद में लगे, उनके पहले लग गए थे। वो आगे बैठ गए तो उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ लगे। उसके साथ आर्टिलरी, इन्फेंट्री, टैंक्स, एयरफोर्स भी, मतलब जो आसपास के उनके अड्डे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो इस स्थिति को आप बहुत लंबे समय तक तो नहीं चला पाएंगे, कुछ ना कुछ तो इसका समाधान निकालना होगा। अच्छी बात यह है कि डिप्लोमेटिक स्तर पे भी और सेना के स्तर पे भी हम लोग बातचीत करें और कोई बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, कम से कम जो लिखित के स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ कहा अपने वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 इंच ज़मीन पे भी किसी को नहीं रहने देंगे, ठीक है, लेकिन बातचीत तो चल रही है। अब ये इतने लंबे समय तक इतनी डिफिकल्ट टराइन में, इतनी हॉस्टाइल टराइन में इतने लंबे छोड़े फोर्सेस का रह पाना उतना आसान नहीं है। दूसरा ये भी लगता है कि जब चाइना ने इतने सारे फोर्सेस लगा के यहाँ तक आया है तो इतनी आसानी से उसको खाली करने भी नहीं जा रहा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये बातचीत कैसे अनफोल्ड होती है। पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत कूटनीति की ज़रूरत है, इतनी आसान चीज़ें नहीं है। और जहाँ तक हो सकता है कहीं ना कहीं जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप है, जो डिफेंस लीडरशिप, उसको कहीं ना कहीं एक लोकलाइज्ड वार के बारे में सोचना होगा। ये एक गंभीर खतरे का संकेत है, लोकलाइज्ड वार। लेकिन अगर स्थितियां नहीं बदलती हैं तो शायद इस सीज़न में न सही अगले सीज़न तक ऐसे नौबत भी आ सकती है, अगर हम डिप्लोमेटिकली सफल नहीं होते हैं। अगर हम डिप्लोमेटिकली सफल होने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के बहुत सारे लोग हमारा साथ दें। ये संयोग की बात है कि अमेरिका भी इस समय चीन से नाराज़ है, यूरोप भी चीन से नाराज़ है, उनके आर्थिक विवाद चल रहे हैं और इसके बीच में भारत के साथ जो आर्थिक और सीमा दोनों तरह के विवाद दिखाई देते हैं। भारतीय जो चीनी कंपनियां हैं वो भारतीय बाज़ार को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं।
तो बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा है और सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, ये एक आर्थिक विवाद भी है। इसका क्या हल निकलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि भारत का जो आर्थिक डायरेक्शन है, जो आर्थिक अर्थनीति है, वो किस दिशा में जा रही है। हरि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और अनुरोध है, satyhindi.com इस समय सदस्यता अभियान चला रहा है, और अगर आप हमारे सदस्य बनना चाहते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के बाद एक बटन मिलेगा आपको, उसको दबाइए, और डिस्क्रिप्शन का बटन, और उसमें आपको हम बताएंगे कि आप satyhindi.com की सदस्यता किस तरह से ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।